हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हम मध्य प्रदेश की परीक्षा धाम की बुक को डिस्कस कर रहे हैं जो एमपीपीएससी और स्टेट लेवल अदर एग्जाम जिसमें मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन पूछा जाता है उन सभी में काम आएगा। दोस्तों, ये विषय सूची लिख रखी है। आपको जानकारी के लिए एक बात बता दूं, मैं अर्थव्यवस्था पढ़ा रहा हूं मध्य प्रदेश की। आज हम चैप्टर नंबर 19 मध्य प्रदेश में ऊर्जा को डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैंने 18 चैप्टर डाल चुका हूँ, चैनल में प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, अगर तैयारी करना है मध्य प्रदेश में कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आइए शुरू करेंगे। आपको जानकारी के लिए बता दूं, इतिहास भी पूरा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल में, पूरा इतिहास कंप्लीट हो चुका है ना। तो आज हम डिस्कस करेंगे सीधे मध्य प्रदेश में ऊर्जा संसाधन के बारे में। चैप्टर नंबर कौन सा है? 19 है, मध्य प्रदेश में ऊर्जा संसाधन। तो सबसे पहले आपको जानकारी के लिए बता दूं, ऊर्जा संसाधन क्या होता है दोस्तों। तो ऊर्जा संसाधन पृथ्वी पर सभी उपलब्ध संसाधनों को उपलब्ध माने हुए हैं, उस संसाधन को उपलब्ध माने हुए हैं जिससे ऊर्जा उत्पादन की अनुमानित अधिकतम क्षमता होती है, जिसमें ऊर्जा उत्पादन की क्षमता होती है, जिस सामग्री में ऊर्जा उत्पादन की क्षमता होती है। इसमें जीवाश्म ईंधन आ सकते हैं, परमाणु ईंधन आ सकते हैं, नवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया गया है पूरे ऊर्जा संसाधन को विभाजित किया गया है। इसका अर्थ अगर हम समझे तो उन प्राकृतिक संपदाओं से है जिन्हें प्राप्त ऊर्जा में मानवीय इच्छा व उनकी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता होती है तथा जिनका उपयोग मानव कल्याण के उद्देश्य से किया जाता है। दोस्तों, मानव कल्याण के उद्देश्य से किया जाता है। आधुनिक समाज की अधिकांश गतिविधियों के लिए ऊर्जा अत्यधिक आवश्यकता है, यानी ऊर्जा की अत्यंत आवश्यकता है, अत्यधिक नहीं अत्यंत आवश्यकता है। इसके उपयोग या उपभोग को सामान्य जीवन स्तर के सूचकांक के रूप में भी लिया जाता है, सामान्य जीवन स्तर के सूचकांक के लिए भी लिया जा सकता है। हम ऊर्जा को जलावन की लकड़ी, जीवाश्म ईंधन एवं विद्युत के रूप में भी उपयोग करते हैं जिससे हमारा जीवन आरामदायक और सुविधाजनक हो सके। अब हम बुक से पढ़ते हैं डीजे। सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि पढ़ेंगे, फिर ऊर्जा विभाग के बारे में पढ़ेंगे और ऊर्जा के कौन से प्रकार हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, 1905 में ग्वालियर रियासत में पहली बार भाप से बिजली बनाई गई थी। भाप से बिजली बनाई गई थी 240 किलोवाट, है ना। तो मध्य प्रदेश में पहला पूछा जा सकता है 1905 में ग्वालियर रियासत में पहली बार भाप से बिजली बनाई गई थी। कितनी बिजली बनाई गई थी? 240 किलोवाट। इसको भी याद रखना है दोस्तों। काहे से बनाई गई थी? भाप से बनाई गई थी। तो 1905 की बात है, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है सर्वप्रथम कब बनाई गई थी। तो 1905 में ग्वालियर रियासत में पहली बार भाप से बिजली का उत्पादन किया गया था, 240 किलोवाट किया गया था। अगला फैक्ट है, मध्य प्रदेश में विद्युत मंडल का मुख्यालय यानी विद्युत मंडल का गठन 1 दिसंबर 1950 को किया गया था। 1 दिसंबर 1950 को किया गया था, जबलपुर में स्थित है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का मुख्यालय कहां पर है? जबलपुर में है। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का मुख्यालय कहां पर है? जबलपुर में है। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1950 को की गई थी। इसको तारीख याद रखना है, पूछी जा सकती है कि नहीं? तारीख पूछी जा सकती है, 1 दिसंबर 1950 याद रखो। उसके बाद क्या होता है दोस्तों? 1953 में पंचवर्षीय योजना के दौरान चांदनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी और यह मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र था। ताप की हो रही बात, याद रखना है, जल की नहीं, ताप की, है ना, ताप की बात हो रही है। तो चांदनी ताप विद्युत केंद्र उसका नाम था। वहां पे जो नेपानगर में जो सिक्योरिटी पेपर मिल है दोस्तों, उसके उपयोग के लिए इसकी स्थापना की गई थी। उसकी विद्युत आपूर्ति के लिए इसकी स्थापना की गई थी। जो वहां पे सिक्योरिटी पेपर मिल है, नहीं सिक्योरिटी नहीं, अखबारी कागज कारखाना कहां पर है? नेपानगर बुरहानपुर में। तो जो अखबारी कागज की फैक्ट्री है उसकी विद्युत आपूर्ति के लिए इसकी स्थापना की गई थी। चांदनी ताप विद्युत केंद्र डायरेक्ट आता है, मध्य प्रदेश का पहला विद्युत केंद्र का नाम बताइए। चांदनी ताप विद्युत केंद्र, जिसकी स्थापना 1953 में की गई थी और ये नेपानगर बुरहानपुर में है दोस्तों। नेपानगर बुरहानपुर में आता है। क्वेश्चन ऐसा भी आता है, बुरहानपुर क्यों प्रसिद्ध है, नेपानगर क्यों प्रसिद्ध है? तो अखबारी कागज कारखाने के लिए और इसकी आपूर्ति के लिए की गई थी। तो मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र था चांदनी ताप विद्युत केंद्र, नेपानगर बुरहानपुर में स्थित है। स्थापना भी याद रखना है 1953। अगला है 1960 में मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना। ये ताप की बात हो रही थी, अभी जल की बात हो रही थी दोस्तों। तो 1960 में क्या होता है? गांधी सागर बांध का निर्माण होता है। अब जो बांध में बिजली तो बनाते हैं टरबाइन लगा के, है कि नहीं? जो पानी का जो फोर्स होता है वो टरबाइन को घुमाता है और वहां से बिजली बनती है ना। तो टरबाइन लगा के बनाते हैं। तो जल विद्युत परियोजना, तो मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना भी गांधी सागर जल विद्युत परियोजना है। ये मंदसौर जिले में है और यही 1960 में ही मध्य प्रदेश का पहला जल विद्युत केंद्र भी स्थापित किया गया था। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, मध्य प्रदेश का पहला जल विद्युत केंद्र कहां पे बनाया गया था? तो गांधी सागर बांध में बनाया गया था, मंदसौर में स्थापित किया गया था। 1960 की बात है, इतना याद रखना है। समझ में आ गया? मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना पूछेगा तो गांधी सागर, और ताप विद्युत केंद्र पूछेगा चांदनी ताप विद्युत
केंद्र। 1982 में मध्य प्रदेश ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई थी, भोपाल में, याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास विभाग ने विकास निगम की स्थापना कहां की गई थी? भोपाल में, 1982 में। क्वेश्चन आएगा मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम कहां पे है? भोपाल में। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम भोपाल में, लेकिन मध्य प्रदेश विद्युत मंडल है ना, विद्युत मंडल कहां पे? जबलपुर में। ये गड़बड़ नहीं करना है, ये ऊर्जा विकास निगम है वो, है ना, और ये क्या है? विद्युत मंडल। अगला फैक्ट है जबलपुर में स्थित बिजली बोर्ड। बिजली बोर्ड दोस्तों, जो बिजली बोर्ड का जो भवन है, बिल्डिंग का नाम है शक्ति भवन। डायरेक्ट आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, शक्ति भवन किसे कहा जाता है? तो जबलपुर में स्थित बिजली बोर्ड को शक्ति भवन कहा जाता है, इतना याद रखना है। कैसा है क्वेश्चन? ऐसा भी आ सकता है, बिजली बोर्ड जबलपुर में, बिजली बोर्ड का नाम क्या है? शक्ति भवन है। इतने फैक्ट याद रखना है, सन भी याद रख लो और समझ में आ गया क्या समझाया, इतना ही है बस, कुछ नहीं है ना। अब बात करेंगे ऊर्जा वितरण और ऊर्जा विभाग के बारे में, देख लेते हैं। अब ऊर्जा वितरण और विभाग की बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी, इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड एक पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है जो मध्य प्रदेश शासन के अधीन मध्य प्रदेश राज्य के विद्युत उत्पादन में क्रियाशील है। विद्युत उत्पादन में क्रियाशील है। यह मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कंपनी है। तो मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी स्थापना हुई थी 2005 में। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी, इसकी भी स्थापना 2005 में हुई थी। और मध्य प्रदेश पावर ट्रेनिंग कंपनी, इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। ये तीनों का मुख्यालय जबलपुर में है दोस्तों, ये तीनों का मुख्यालय जबलपुर में है, याद रखना है। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी का भी मुख्यालय जबलपुर में है। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी 2005, इसका भी मुख्यालय जबलपुर में है। और मध्य प्रदेश पावर ट्रेनिंग कंपनी 2006, इसका भी स्थापना इसका भी मुख्यालय जबलपुर में। तीनों का याद रख लो बस, इससे रिलेटेड बाकी चीज़ें सर्च करके पढ़ सकते हो आप। मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी, ये मैनेज कर रही है पूरी बिजली वितरण सबका मैनेज कर रही है। इसका मुख्यालय पश्चिमी क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पे? इंदौर में। मध्य क्षेत्र का मुख्यालय भोपाल में है। और पूर्वी क्षेत्र का मुख्यालय है जबलपुर में। पूर्वी क्षेत्र का मुख्यालय जबलपुर में। आपका भी बिल पटाए होंगे, देखे होंगे, इन्हीं में पटाते हैं अपन, यानी मुख्यालय और उसका देता है ऑप्शन, है ना, जबलपुर, पूर्वी क्षेत्र जबलपुर। तो समझ में आ गया। तो इतना ही इसको याद रखना है बस, 2005, 2006 तीनों का मुख्यालय जबलपुर, लेकिन इसका मुख्यालय ये अलग अलग है। किसका? मैनेजमेंट वाला, जो मैनेज कर रही है ना, वितरण कर रही है, संभाल रही है, मैनेजमेंट वाला। समझ में आ गया, ये तीनों को याद रखना है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में ऊर्जा के प्रकार और स्रोत, देख लेते हैं। करेंगे हम ऊर्जा के प्रकार या स्रोत। ऊर्जा के क्या कौन से प्रकार है और क्या स्रोत है दोस्तों। तो एक होता है अनवीनीकरण ऊर्जा और दूसरा होता है नवीनीकरण ऊर्जा, है ना। ये दो प्रकार की होती है। तो एक होता है अनवीनीकरणीय ऊर्जा, जिसको इंग्लिश में नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस कहते हैं। वे संसाधन होते हैं ये जिसमें भंडार में प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनर्स्थापन नहीं होता रहता है। यह संसाधन मानवीय क्रियाओं द्वारा समाप्त हो जाते हैं। यह संसाधन मानवीय क्रियाओं द्वारा मानव के द्वारा समाप्त किए जा सकते हैं तथा इसका पुनर्निर्माण होने में करोड़ों वर्ष की अवधि लगती है दोस्तों। इसका निर्माण होने में करोड़ों वर्ष की अवधि लगती है। इसका उदाहरण जैसे कि कोयले को कई साल लगते हैं, कई करोड़ों साल लगते हैं। पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस आदि इसके एग्जाम्पल है दोस्तों। तो समझ में आ गया। अनवीनीकरणीय ऊर्जा क्या होता है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, वे संसाधन होते हैं। समझ में आया, बस यही है। उसके बाद एक होता है नवीनीकरणीय ऊर्जा, जिसको रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। वे सारी ऊर्जा शामिल होती है इसमें जो प्रदूषण कारक नहीं होती। ये प्रदूषित नहीं होती, यानी प्रदूषण नहीं फैलाते, प्रदूषण कारक नहीं होती तथा जिनके स्रोत का क्षय नहीं होता, जिनके स्रोत का क्षय भी नहीं होता, या जिनके स्रोत का पुनर्भंडार होता रहता है, जिनके स्रोत का पुनर्भंडार होता रहता है, जैसे कि सौर्य ऊर्जा, है ना। सौर्य ऊर्जा हमको डेली हर दिन मिल सकती है और ताजी मिल सकती है। उसके अलावा पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, जैव ईंधन आदि नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण है दोस्तों। नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण है। तो ये डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया, अब यहाँ से पढ़ते हैं। इनके अन्य नाम देखेंगे तो इसको परंपरागत स्रोत भी बोलते हैं। परंपरागत, जो पहले से चले आ रहे हैं, परंपरागत स्रोत यानी हम पहले से चले हुए आ रहे हैं, पहले जिस प्रकार का बनाते थे उसी प्रकार का बना रहे हैं, परंपरा के अनुसार चले आ रहे हैं। पहले जैसे कोयले से बिजली बनाते थे, है ना, तो परंपरा के अनुसार चले आ रहे हैं, उसको परंपरागत स्रोत कहते हैं। उसके अलावा इसको क्षय ऊर्जा भी बोलते हैं दोस्तों। क्षय ऊर्जा का मतलब होता है धीरे धीरे घटना, क्षय होगी, ये घटेगी, है ना। इसका
उपयोग जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा घटेगी, तो इसको धीरे धीरे घटना या नष्ट होना भी कहते हैं, इसलिए इसको क्षय ऊर्जा भी कहते हैं। नष्ट होना का मतलब, क्षय का मतलब नष्ट भी होता है, इसका मतलब नाश भी होता है, क्षय का मतलब नाश भी होता है ना, इसका मतलब डीके भी होता है, डीके इंग्लिश में डीके, है ना। तो क्षय ऊर्जा समझ में आ गया, जो धीरे धीरे घटेगी या समाप्त हो जाएगी या नष्ट हो जाएगी या नाश हो जाएगी। उसके अलावा आप बात करते हैं इधर साइड देखिए, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, इसको बोलेंगे गैर परंपरागत, अनवीकरणीय ऊर्जा, वो गैर परंपरागत जो बाद में डेवलप हुई है, जिसको हमको बाद में पता चला कि हम इससे ही बना सकते हैं, उसको बोलेंगे गैर, जो परंपरा के अनुसार नहीं रही है, हमने बाद में इसका विकसित किया है, विकास किया है ना, स्रोत। और इसको अक्षय ऊर्जा भी कहते हैं। अक्षय का मतलब अविनाशी ऊर्जा, जो जिसका विनाश नहीं हो सकता, अविनाशी ऊर्जा। इसको ताजा ऊर्जा भी बोल सकते हैं हम, ताजा मिल जाती है अपने को। और ये अमर ऊर्जा है जो समाप्त नहीं हो सकती। अक्षय का मतलब अमर भी होता है, तो ये अमर ऊर्जा है जो समाप्त नहीं हो सकती, जैसे कि सौर ऊर्जा, है ना। अगला फैक्ट देखिए, ऊर्जा के स्रोत क्या क्या है, तो इसके भंडार सीमित है दोस्तों। किसके? कोयले के, पेट्रोलियम, इनके भंडार सीमित है। एक बार निकालते चले जाएंगे तो कम होते जाएंगे, इनके भंडार सीमित है और इनको बनने में करोड़ों वर्ष लगेंगे। भविष्य में समाप्त हो सकते हैं, भविष्य में ये समाप्त हो सकते हैं, भविष्य में ये समाप्त हो सकते हैं। लेकिन हम नवीकरणीय ऊर्जा की बात करेंगे तो इसके भंडार असीमित है, वह भविष्य में समाप्त नहीं हो सकते, भविष्य में समाप्त हो ही नहीं सकते। अब सौर ऊर्जा भविष्य में समाप्त थोड़ी होगी, पवन ऊर्जा भविष्य में समाप्त थोड़ी होगी, है ना। तो ये समझ में आ गया, इतना आगे समझ में। उसके बाद देखिए पर्यावरण के लिए देखते हैं, तो यह स्रोत, पर्यावरण स्रोत को क्षति पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं दोस्तों, क्षति पहुंचाते हैं। कोयले से हम बिजली बनाते हैं तो उससे प्रदूषण निकलता है कि नहीं, सब गैसें निकलती है, हानिकारक गैसें निकलती है और वायुमंडल में जाके CO2 की मात्रा को बढ़ा देती है कि नहीं। तो ये सब ये इससे पर्यावरण को नुकसान है। लेकिन ये देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा में स्रोत में पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाती, पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं है। सौर ऊर्जा से हम बिजली बना रहे हैं, कोई नुकसान नहीं है ना। उसके अलावा पवन ऊर्जा से बना रहे हैं, कोई नुकसान नहीं है, तो इससे पर्यावरण को नुकसान नहीं है। अगला उदाहरण देखेंगे, तापीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा, इसके एग्जाम्पल है दोस्तों, किसके? अनवीकरणीय ऊर्जा की एग्जाम्पल है तापीय ऊर्जा। ताप से जो बना रहे हैं, तापीय ऊर्जा जो कोयले से बना रहे हैं, तापीय ऊर्जा का मतलब ताप से, कोयले से, है ना। और उसके अलावा परमाणु ऊर्जा, जो परमाणु जो के द्वारा जो बनाई जा रही है बिजली, है ना, बिजली या ऊर्जा उत्पन्न की जा रही है, उससे सब गैसें निकलती है, प्रदूषण होता है, तो ये इसके एग्जाम्पल है। इसके अलावा देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा के सौर ऊर्जा एग्जाम्पल है, पवन ऊर्जा एग्जाम्पल है, बायोमास और बायोगैस, ये दोनों इसी के एग्जाम्पल है, याद रखना है। बायोमास और बायोगैस ये दोनों किसके एग्जाम्पल है? नवीनीकरण ऊर्जा की एग्जाम्पल है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब एक एक करके हम डिस्कस करते हैं आगे। तो अनवीकरणीय ऊर्जा मैंने बता दिया, अनवीनीकरण ऊर्जा क्या होता है, जिसको इंग्लिश में नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। वे संसाधन होते हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं, है ना, प्रकृति में पाए जाते हैं, मानवीय प्रक्रियाओं द्वारा समाप्त हो सकते हैं, बार बार निकालने से समाप्त हो सकते हैं, उसे ही कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल कोयला, पेट्रोल तथा प्राकृतिक गैस होती है। तो इसका सबसे पहले हम तापीय विद्युत ऊर्जा की बात करेंगे, ताप से जो बना रहे हैं। तो इसका सबसे पहला फैक्ट देखिए, इसमें कोयले की सहायता से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। तापीय ऊर्जा ताप के द्वारा, है ना, ताप के द्वारा कैसे उत्पन्न की जाती है, तो इसमें कोयले की सहायता से ऊर्जा, एनर्जी उत्पन्न की जाती है। अगला देखेंगे, विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र। दोस्तों ये विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र, इसका पूरा नाम है विंध्याचल वृहद यानी बड़ा, है ना। तो विंध्याचल वृहद ताप विद्युत केंद्र ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है, जो सिंगरौली के बैडन में है दोस्तों। सिंगरौली के बैडन में है ये, सिंगरौली के। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी, है ना। बैडन में है, इंदिरा गांधी के द्वारा। इंदिरा गांधी ने इसकी स्थापना 1982 में करी थी, इतना याद रखना है, उद्घाटन किया था। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र कौन सा है, तो सिंगरौली के बैडन में है, जिसका नाम है विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र, इसको याद रखना है। अब देखिए, मध्य प्रदेश के प्रमुख ताप विद्युत केंद्र दिए हैं, तो इसको फटाफट से अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले चांदनी ताप विद्युत केंद्र। दोस्तों चांदनी ताप विद्युत केंद्र कहां पर है? चांदनी ताप विद्युत केंद्र ये है नेपानगर बुरहानपुर में, नेपानगर बुरहानपुर में है दोस्तों, नेपानगर बुरहानपुर में है। कहां पे? नेपानगर बुरहानपुर में है चांदनी ताप विद्युत केंद्र, है ना। ये मध्य प्रदेश का पहला चांदनी ताप विद्युत केंद्र, जिसकी स्थापना 1953 में की गई थी, ये नेपानगर बुरहानपुर में है। यह मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र था। इसकी स्थापना देश का पहला अखबारी कागज कारखाना नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल की बिजली आपूर्ति करने हेतु की गई थी। उस समय इसकी क्षमता 17 मेगावाट थी, उस समय इसकी क्षमता 17 मेगावाट थी। वर्तमान में 170 मेगावाट है, वर्तमान में 170 मेगावाट है। जो बोला समझ में आ गया, बस इतना ही है, यहाँ से देख लेना आप रिवर्स करके, समझ में आ गया। चांदनी ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है? बुरहानपुर, नेपानगर बुरहानपुर में है। वहीं पे अखबारी कागज कारखाना है, उसकी बिजली आपूर्ति के लिए इसकी की गई थी। अगला है विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र, अभी बताया था मैं, सिंगरौली के बैडन में है। इसका पूरा नाम है विंध्याचल वृहद ताप विद्युत केंद्र। विंध्याचल वृहद यानी बड़ा ताप विद्युत केंद्र, ये बैडन में है, सिंगरौली में, जिसकी स्थापना 1982 में की गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा, इतना याद रखें। संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र खंडवा में है दोस्तों। संत सिंगाजी एक संत हुए, है ना, एक संत हुए कहाँ पे, जिनकी समाधि कहाँ पर है?
संत सिंगा जी का मेला भी खरगोन में लगता है दोस्तों, खरगोन में। संत सिंगा जी की समाधि भी खरगोन में है, लेकिन उनके नाम पे खंडवा में बनाया गया संत सिंगा जी। संत सिंगा जी को मालवा का कबीर, सॉरी, निमाड़ का कबीर भी कहते थे, निमाड़ का कबीर भी कहते थे। इन्हीं के नाम पे एक ताप विद्युत केंद्र का नाम रख दिया गया, जिसका नाम है संत सिंगा जी ताप विद्युत केंद्र, जो खंडवा में है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कहां पर है, संत सिंगा जी ताप विद्युत केंद्र, ऐसे ही पूछेगा अपने को। संत सिंगा जी ताप विद्युत, ताप वाला बिजली बनाने वाला, ताप वाला कोयले की बात हो रही है ना। संत सिंगा जी ताप विद्युत केंद्र कहां पर है, ये निमाड़ क्षेत्र भी आ सकता है। एक बार ऐसा क्वेश्चन भी आया था, संत सिंगा जी किस क्षेत्र के निवासी थे, तो निमाड़ क्षेत्र के निवासी थे। इन्हीं के नाम पे संत सिंगा जी ताप विद्युत केंद्र खंडवा में है, याद रखना है, गड़बड़ नहीं करना है। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र ये बैतूल के सारणी में है दोस्तों, सारणी नाम की जगह है बैतूल में, है ना। तो ये इसका नाम रख दिया गया सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वतमाला के नाम पे इसका नाम रख दिया गया, क्योंकि बैतूल भी सतपुड़ा के पठार के अंतर्गत आता है, सतपुड़ा की पहाड़ियों में बसा हुआ है। तो सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र कहां पर है, सारणी में है, बैतूल में। इसको याद रखना, गड़बड़ मत करना। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र याद रखने में कोई दिक्कत ही नहीं है। अमरकंटक कहां पर है, अमरकंटक को तीर्थराज भी कहते हैं, और अमरकंटक है कहां, अनूपपुर जिले में पड़ता है, बस इसको याद हो गया है। जबलपुर ताप विद्युत केंद्र कहां पर है, कोई दिक्कत ही नहीं है, जबलपुर में ही होएगा, है कि नहीं है। झाबुआ ताप विद्युत केंद्र कहां पे है, झाबुआ ताप विद्युत केंद्र सिवनी में है दोस्तों, इसको गड़बड़ नहीं करना है। नाम रखा गया झाबुआ, झाबुआ ताप विद्युत केंद्र, लेकिन ये कहां पर है, बालाघाट जिले के किनारे जो जिला है सिवनी में है ना, इसको याद, गड़बड़ नहीं करना है। बुंदेलखंड ताप विद्युत केंद्र ये बनाया गया है बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत, छतरपुर जिले के बरेठी में, बरेठी नामक एक स्थान है, वहां पे बनाया गया है, तो इसको याद रख लेना। बुंदेलखंड ताप विद्युत केंद्र पूछेगा तो क्या लगाना है अपने को, क्या लगाना है, सीधे यही लगाना है, बरेठी बुंदेलखंड का, है कि नहीं, छतरपुर का। अगला मालवा ताप विद्युत केंद्र खंडवा में है दोस्तों, इसको गड़बड़ मत करना, है ना। निमाड़ क्षेत्र का जिला है खंडवा, लेकिन नाम रखा गया मालवा, है ना। तो मालवा ताप विद्युत केंद्र कहां पर है, खंडवा में, इसको गड़बड़ मत करना। अगला है संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र, ये बीरसिंहपुर उमरिया में है दोस्तों, बीरसिंहपुर। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, बीरसिंहपुर ताप विद्युत केंद्र कहां पर है, उमरिया, आ चुका है पीएससी में एक बार, इसलिए बता रहा हूं, है ना। तो बीरसिंहपुर ताप विद्युत केंद्र उमरिया में है, इसी का नाम रख दिया गया बाद में। बीरसिंह गांव है एक, वहां पे एक गांव है, जगह का, स्थान का नाम है बीरसिंहपुर, गांव का नाम है बीरसिंहपुर, इसलिए पहले उसका नाम बीरसिंहपुर ताप विद्युत केंद्र था, फिर बीरसिंहपुर की बजाय उसका नाम संजय गांधी के नाम पे रख दिया गया। संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र बीरसिंहपुर उमरिया में है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, बीरसिंहपुर ताप विद्युत केंद्र कहां पर है, आगे समझ, इसको पूरे को याद रख लेना, बस इतना ही है इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं, सबसे पहले हम इन्हीं को डिटेल में पढ़ेंगे जो बताया था मैंने। चांदनी ताप विद्युत केंद्र, चांदनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना 1953 में की गई थी, मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र है, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित है ना। बुरहानपुर के कहां स्थित है, ये भी नेपानगर में, नेपानगर में स्थित है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा ताप विद्युत केंद्र है दोस्तों। ये सबसे छोटा पूछेगा तो इसी को लगाना है, ताप विद्युत केंद्र। इसके बारे में फिर से बता देता हूँ। चांदनी ताप विद्युत केंद्र, जिसकी स्थापना 1953 में नेपानगर बुरहानपुर में की गई थी, यह मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र है। इसकी स्थापना देश का पहला अखबारी कागज कारखाना नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल की बिजली आपूर्ति करने हेतु की गई थी। उस समय इसकी क्षमता तब बनाया गया था, उस टाइम पे 17 मेगावाट थी, और वर्तमान में 170 मेगावाट है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा है, समझ लो, काम खत्म। अगला है विंध्याचल वृहद ताप विद्युत केंद्र, ये भारत का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है दोस्तों। इसीलिए तो सिंगरौली और सिंगरौली जिले के कहाँ पे है, ये बैड़न में, बैड़न, सिंगरौली जिले के बैड़न तहसील में है, और बैड़न को ही मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है, ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है, इतना याद रखना है। सिंगरौली जिले को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी या बैड़न, सिंगरौली के अंतर्गत जो बैड़न है उसको ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो समझ में आ गया, एनर्जी कैपिटल बोलते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है, यहाँ मध्य प्रदेश के बैड़न सिंगरौली जिले में स्थित है। कहाँ पे, बैड़न सिंगरौली जिले में स्थित है। इसका निर्माण रूस की सहायता से किया गया था, इंपॉर्टेंट है ना। जो विंध्याचल वृहद ताप विद्युत केंद्र है, ये कहाँ पे है, इसके निर्माण रूस देश की सहायता से किया गया था, इतना याद रखना है ना। ये वर्तमान में इसका जो मेगावाट है वो 4760 मेगावाट है, तो बहुत ज़्यादा है ना, 4760 मेगावाट है, तो बहुत ज़्यादा है। यह राष्ट्रीय ताप विद्युत केंद्र एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन द्वारा संचालित है। एक कंपनी का नाम है दोस्तों, ये कंपनी का नाम है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, एक कंपनी है, उसके द्वारा संचालित है। ये कंपनी यहाँ बिजली बनाती कोयले से, है ना। यह सुपर थर्मल पावर सीरीज का हिस्सा है। यह सुपर ज़्यादा बिजली बना रहा है, ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर रहा है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया है सुपर थर्मल पावर सीरीज का हिस्सा है। एक सीरीज है दोस्तों सुपर थर्मल पावर, उसका हिस्सा बना दिया गया है इसको। विंध्याचल, ये आ चुका है एमपीपीएससी, यही में ही पूछा था, विंध्याचल वृहद ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है, सिंगरौली या बैड़न ऑप्शन देगा। ये मेगावाट भी याद रख सकते हैं आप। अगला है संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र, खंडवा जिले के डोगालिया नामक स्थान पर बना हुआ है। खंडवा जिले के डोगालिया, गांव का नाम भी याद रखना है,
डोगालिया गांव पे बना हुआ है। 2014 में इसे श्री संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी। 2014 में बना है, संत सिंगाजी के नाम पे रखा गया, याद रखना। इसकी क्षमता 1200 मेगावाट है, लेकिन वर्तमान में ये 2000 मेगावाट प्रस्तावित है, यानी वर्तमान में इसको 2000 मेगावाट करेंगे, कहते हैं वर्तमान में 1200 मेगावाट है। इंदिरा सागर बांध इस ताप विद्युत केंद्र के लिए जल स्रोत का कार्य करता है ना। इंदिरा सागर बांध इस ताप विद्युत केंद्र के लिए जल स्रोत का कार्य करता है। तो देखो, जहां ताप से बिजली बनाते हैं वहां थोड़ी बहुत जल की भी इकट्ठा जरूरत पड़ती है। तो इंदिरा सागर बांध खंडवा में ही है, तो वहां से थोड़ा बहुत जल लाते हैं इसके लिए, है कि नहीं। तो जल आपूर्ति का भी काम करता है, इतना याद रखो, बस समझ में आ गया। अगला बात करेंगे, सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र बैतूल जिले के सारणी में है। इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। स्थापना इंपॉर्टेंट है। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है? बैतूल में, यही बता दिया था मैंने, है ना। इसकी क्षमता कितनी है? 1340 मेगावाट। 1340 मेगावाट है। इसका मुख्य जल स्रोत है तवा नदी। अब बैतूल तरफ बहती है तवा नदी दोस्तों, है ना। बैतूल तरफ तवा नदी, बैतूल होशंगाबाद में बहती तवा नदी। तवा नदी से पानी की आपूर्ति की जाती है, इसकी स्रोत है ये, तो याद रखना है। अगला है अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र। ये बहुत आसान है, याद रखना। अनूपपुर जिले में 1965 में स्थापना की गई थी और वर्तमान अनूपपुर जिले के चचई नामक स्थान पर है। चचई नामक स्थान पर है, याद रखना है। जबलपुर ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है? ये 1960 में बनाया गया था। नर्मदा की सहायक नदी बरगी नदी पर बना हुआ है दोस्तों। ये नर्मदा की सहायक नदी है बरगी नदी, है ना। बरगी नदी पर बना हुआ है। अवंतीबाई बांध द्वारा जल ताप विद्युत केंद्र का जल स्रोत माना गया है। अवंतीबाई सागर उसी का नाम है, बरगी बांध का नाम ही रख दिया गया। परियोजना का नाम अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना। समझ में आ गया। अगला है झाबुआ ताप विद्युत केंद्र। ये सिवनी जिले में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जो भेल है दोस्तों, भेल के द्वारा संचालित है। यह झाबुआ ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी भेल के द्वारा। भेल जबकि भोपाल में है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। एक बार भेल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड द्वारा कहाँ पे की गई थी करके करंट अफेयर में पूछा था, तो ये सिवनी में। 600 मेगावाट ताप इसका मेगावाट है। सिवनी जिले में स्थित यह है, किंतु इसका नाम झाबुआ ताप विद्युत केंद्र रखा गया है। सिवनी में है, लेकिन इसका नाम झाबुआ ताप विद्युत केंद्र रखा गया, इसको याद रखना है। अगला है बुंदेलखंड ताप विद्युत केंद्र। यह ताप विद्युत केंद्र छतरपुर में प्रस्तावित है। यहाँ कोयले की आपूर्ति छत्तीसगढ़, कोरबा और दुर्ग आदि से की जाती है। कोरबा की खदान भी कोयले से संबंधित है, दुर्ग की खदान भी कोयले से संबंधित है, तो वहां से कोयला लाते हैं इसके लिए बिजली बनाने के लिए। यह जल की आपूर्ति केन नदी द्वारा और श्यामरी नदी के द्वारा की जाती है। दो नदी के द्वारा जल की आपूर्ति की जा रही है, केन नदी और श्यामरी नदी के द्वारा। बस इतना याद रखना है। बुंदेलखंड वाला कहाँ पर है? छतरपुर जिले के बरेठी में है। अगला है दादा धुनी वाले ताप विद्युत केंद्र दोस्तों। दादा धुनी वाले ये इंपॉर्टेंट है। दादा धुनी वाले की समाधि कहाँ पर है? ये भी खंडवा में है दोस्तों। दादा धुनी वाले एक संत रहे हैं बहुत प्रसिद्ध, वहाँ पे इनका मंदिर भी है, दादा धुनी वाले का मंदिर, और समाधि भी वहीं पे है, तो उन्हीं के नाम पे रख दिया गया है दादा धुनी वाले ताप विद्युत केंद्र। या मालवा ताप विद्युत केंद्र भी कहते हैं इसको। इसी को क्या कहते हैं? मालवा ताप विद्युत केंद्र भी कहते हैं। यह खंडवा जिले के डोराडिया में स्थित है। खंडवा जिले के डोराडिया में स्थित है। 1600 मेगावाट और मध्य प्रदेश गुजरात की संयुक्त परियोजना है, ये याद रखना है। जो ताप विद्युत केंद्र बनाया गया है मध्य प्रदेश और गुजरात की संयुक्त परियोजना के रूप में बनाया गया। दादा धुनी वाले ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है? डायरेक्ट पूछेगा, खंडवा के डोराडिया गाँव में। संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र ये उमरिया के बीरसिंहपुर में है, और इसी को बीरसिंहपुर ताप विद्युत केंद्र भी कहते हैं। वर्तमान में इसकी क्षमता 1340 मेगावाट है। जल और कोयला आपूर्ति हेतु जोहिला घाटी कोयले से संबंधित है, तो जोहिला घाटी से जल भी लाते हैं। जोहिला नदी भी है ना एक, और वहाँ पे जो घाटी है वहाँ से कोयला भी लाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है अपने को कि संजय गांधी जल विद्युत केंद्र के लिए कोयला और जल कहाँ से लाते हैं? तो जोहिला घाटी से लाते हैं, इतना याद रखना है। इसका नाम बीरसिंहपुर कहते थे पहले, बीरसिंहपुर गांव में था करके। परमाणु ऊर्जा केंद्र की बात करेंगे दोस्तों। अब हम परमाणु से भी बिजली बना रहे हैं, तो इसे यूरेनियम की सहायता से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। यूरेनियम से भी बिजली बन रही है दोस्तों। ये 235 यूरेनियम 235 से बनाई जाती है बिजली। यूरेनियम की सहायता से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इसी से रिलेटेड एक है चुटका परमाणु ऊर्जा केंद्र। ये मंडला में प्रस्तावित है ना, मंडला में बनने वाला है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सेंट्रल लेवल की एग्जाम में भी पूछा गया है। चुटका परमाणु ताप विद्युत केंद्र पूछा जाता है नाम, चुटका परमाणु ताप विद्युत केंद्र ये मंडला में है। 1400 मेगावाट यहाँ पे ऊर्जा का उत्पन्न किया जाएगा। मध्य प्रदेश का प्रथम परमाणु ताप विद्युत केंद्र है दोस्तों। ये मध्य प्रदेश का प्रथम परमाणु ताप विद्युत केंद्र है, इतना याद रखना है। इसके अलावा एक और बनने वाला है दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र शिवपुरी के भीमापुर में बनेगा। यही वाला परमाणु वाला शिवपुरी के भीमापुर में बनेगा। 2 बनने वाले हैं। अगर देखो ये तो लिखा हुआ है दूसरा, भीमापुर परमाणु ताप विद्युत केंद्र शिवपुरी में, दोनों प्रस्तावित है। ये 2 याद रखना है, मध्य प्रदेश में 2 है। पहला पूछेगा चुटका, दूसरा शिवपुरी में बनने वाला है, बस इतना याद रखें। अब बात करते हैं हम
नवीनीकरणीय ऊर्जा की। तो नवीनीकरणीय ऊर्जा के बारे में जब भी मैंने आपको बता चुका हूँ, बताया हूँ कि नहीं? फिर से बता देता हूँ। इसको रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। वे सारी ऊर्जा शामिल होती है इसमें जो प्रदूषण कारक नहीं होती, जो प्रदूषण नहीं फैलाती, जिनका स्रोत कच्छ है यानी खत्म भी नहीं हो सकती, है ना, जिसके स्रोत का पुनः भंडार होते रहता है और ताज़ा ऊर्जा मिल जाती है अपने को। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, जैव ईंधन आदि नवीकरणीय ऊर्जा के एग्जाम्पल है। बस आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम सौर ऊर्जा की दोस्तों। सौर ऊर्जा, है ना, सोलर एनर्जी। तो इसमें समझ लीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन सौर ऊर्जा की। तो वेल्सपन सौर परियोजना है दोस्तों, एक वेल्सपन सौर परियोजना, वेल्सपन सौर मध्य प्रदेश परियोजना इसका नाम है ना। तो ये मध्य प्रदेश के नीमच जिले की जावद तहसील के दक्षिण में बसे भगवानपुरा गांव में स्थित 151 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र लगा हुआ है। यह भारत की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना में से एक है। तो वेल्सपन सौर परियोजना मध्य प्रदेश के नीमच के भगवानपुरा में 151 मेगावाट का बना हुआ है। 26 फरवरी 2014 को स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 26 फरवरी 2014 को स्थापित किया गया था। अगला फैक्ट है, पहला सोलर आधारित टेलीकॉम एक्सचेंज शिवपुरी में है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। पहला सोलर आधारित टेलीकॉम एक्सचेंज, एक टेलीकॉम एक्सचेंज था जहां पे सोलर से यानी सोलर एनर्जी की बिजली की सहायता से चल रहा था, इसलिए उसका नाम है पहला सोलर आधारित टेलीकॉम एक्सचेंज शिवपुरी में है। पहला सौर ऊर्जा आधारित गांव इंदौर में है दोस्तों, जिसका नाम है कस्तूरबा गांव। पहला सौर ऊर्जा आधारित गांव पूछेगा, पहला सौर ऊर्जा आधारित गांव कहां पे? कस्तूरबा गांव इंदौर में। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, याद रखना है। पहला तैरता हुआ तथा सौर ऊर्जा यानी पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा प्लांट ओमकारेश्वर परियोजना में खंडवा जिले में प्रस्तावित है दोस्तों। तो खंडवा जिले में जो नदी गई है नर्मदा, वहीं पे बना दिया गया, तैरता हुआ है और एनर्जी उत्पन्न कर रहा है। तो पूछेगा तो बता देना है आपको, पहला तैरता हुआ सौर प्लांट ओमकारेश्वर परियोजना के अंतर्गत खंडवा जिले में है। अगला है, बीना रेलवे स्टेशन पर 2020 में 1.7 मेगावाट का सोलर प्लांट स्थापित किया गया था। बीना रेलवे स्टेशन सागर में है। वहां पे 2020 में क्या किया? 1.7 मेगावाट का सोलर प्लांट स्थापित किया गया था। अगला फैक्ट है, पूर्णतः सौर रसोई द्वारा देश का पहला गांव बच्चा गांव है, नाम ही है उसका बंचा गांव बैतूल में है दोस्तों, ये नाम है बंचा गांव बैतूल में स्थापित है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है खासकर पीईबी की एग्जाम में। क्या है क्वेश्चन? सौर रसोई वाला देश का पहला गांव पूछेगा, बंचा गांव बैतूल में है ना। अगला फैक्ट है, सबसे बड़ा गर्म पानी करने वाला सौर संयंत्र सांची में है। तो अगला फैक्ट है, सबसे बड़ा गर्म पानी करने वाला सौर संयंत्र सांची डेहरी रायसेन और भोपाल में स्थित है दोस्तों। भोपाल में जो वहाँ पे स्विमिंग पूल बने हुए हैं वहाँ भी गर्म पानी करता है ये, और जो वहाँ पे कुछ पार्क बने हुए हैं वाटर पार्क, उसमें भी गर्म पानी करता है दोस्तों ये, इसीलिए इसका नाम है सबसे बड़ा गर्म पानी करने वाला सौर संयंत्र सांची डेहरी और भोपाल में स्थित है। याद रखना ये फैक्ट। सौर ऊर्जा से रिलेटेड इतने ही दोस्तों, है ना। सौर ऊर्जा, ये एक समाचार पन्नों में एक बातें छपी थी, इसको देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सोलर पंप को बढ़ावा देने के लिए, एक सोलर पंप होता है दोस्तों, आजकल गाँव में लग रहे हैं, देखे होगे आपने, हेडपंप में सोलर पंप लगा हुआ रहता है, मोटर लगी हुई रहती है, बटन चालू करो वहीं से पानी आ जाता है, सोलर पंप कहते हैं उसको, है। तो बढ़ावा देने के लिए विनोबा भावे पुरस्कार प्रदान करेगी। याद रखना है, पूछा जा सकता है। विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे जी के नाम पे रखा जाने वाला है ये पुरस्कार का। तो ये सोलर पंप को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार शुरू किया गया है, इतना याद रखो बस, पूछा जा सकता है ना। अब हम बात करते हैं सौर ऊर्जा से संबंधित अन्य फैक्ट और मुद्दे, क्या फैक्ट है और क्या मुद्दे हैं अपने मध्य प्रदेश में, उसको डिस्कस करते हैं। देखिए अब अगला फैक्ट है, सोलर अल्ट्रा सोलर प्लांट दोस्तों, रीवा अल्ट्रा सोलर प्लांट, यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट है दोस्तों, जिसका 750 मेगावाट रीवा अल्ट्रा सोलर प्लांट गुड़ तहसील में स्थित है। रीवा जिले के गुड़ तहसील में स्थित है। इसके द्वारा दिल्ली मेट्रो को भी बिजली दी जाएगी, इसके द्वारा दिल्ली मेट्रो को 24% बिजली दी जाएगी। रीवा अल्ट्रा सौर प्लांट का उद्घाटन 10 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। यह सोलर प्लांट 4,500 करोड़ की लागत से 1590 एकड़ में फैला हुआ है, यानी बहुत ही बड़ा है। 1590 एकड़ में फैला हुआ है दोस्तों, 1590 एकड़ में फैला हुआ है और 4,500 करोड़ रुपए की लागत से बना है।
डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बताओ करके। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट कौन सा है? तो रीवा अल्ट्रा सोलर प्लांट याद रखो। मेगावाट भी याद रखना जरूरी है, 750 मेगावाट। अगला है सोलर सिटी सांची को कहते हैं दोस्तों, है ना, सोलर सिटी सांची को कहते हैं, गड़बड़ नहीं करना है। 75 करोड़ की लागत से सांची को मध्य प्रदेश का पहला सोलर सिटी बनाया गया है। सोलर सांची के घर, सड़कें, सरकारी निजी दफ्तर सब कुछ सौर ऊर्जा से संचालित किए जाएंगे। उड़ीसा का कोणार्क है ना, कोणार्क में सूर्य मंदिर है ना, वही वाला कोणार्क है ये, कोणार्क है ना। तो उड़ीसा का कोणार्क भारत का पहला सोलर शहर था, अब सांची दूसरा बन गया है ना। मध्य प्रदेश का सांची दूसरा बन गया, इतना याद रखना। पहला ये था, दूसरा ये बन गया है। सोलर सिटी सांची को कहते हैं, इतना याद रखो बस। चेतन सिंह सोलंकी इंपॉर्टेंट नाम है, अपने को पूछा जा सकता है एमपीपीएससी और कई एग्जामों में, है ना। चेतन सिंह सोलंकी कौन है करके पूछा जा सकता है, तो कौन है ये चेतन सिंह सोलंकी दोस्तों, कौन है ये? तो चेतन सिंह सोलंकी एक भारतीय वैज्ञानिक रहे हैं, सामाजिक उद्यमी भी रहे हैं, शोधकर्ता, लेखक, ऊर्जा विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे में प्रोफेसर भी रहे हैं दोस्तों। बाद में इन्हें अपनी नौकरी चाकरी छोड़ छाड़ के अब कुछ नया करने की सोची, और रोशनी बिखेरते हुए युवा सितारे हैं ये, रोशनी बिखेरते हुए युवा सितारे हैं सोलंकी। इन हुनर और इरादों के पक्के युवा हैं ये, जो लाखों रुपए की नौकरी ठुकराने के बाद अपने गांव में वापसी हुए और वहाँ पे संकल्प लिए। और चेतन जी ने, यह बताता हूँ अब आगे, सोलर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं चेतन सिंह सोलंकी को। सोलर गांधी भी के रूप में भी पहचाने जाते हैं, सोलर गांधी के रूप में भी पहचाने जाते हैं प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी। अब मध्य प्रदेश में सोलर एनर्जी के ब्रांड एम्बेसडर भी बने हैं, है ना। तो सोलर एनर्जी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं करके पूछा जा सकता है, चेतन सिंह सोलंकी, इतना याद रखना है। चेतन सिंह सोलंकी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, इतना याद रखो, है ना। चेतन सिंह सोलंकी लगातार सोलर एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं। वे अपने सोलर प्रोग्राम के तहत अब तक के 7.5 मिलियन परिवारों तक सोलर लैंप पहुंचा चुके हैं दोस्तों, सोलर लैंप पहुंचा चुके हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन अपने को आ सकता है, चेतन सिंह सोलंकी सोलर मैन ऑफ इंडिया, सोलर गांधी के रूप में जाने जाते हैं, याद रखना है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में प्रस्तावित सोलर प्लांट की। तो 2-4 प्लांट प्रस्तावित है दोस्तों। 25 नवंबर 2021 को प्रस्तावित किया गया था। आगरा सोलर प्लांट है एक, है ना, दूसरा शाजापुर सोलर प्लांट, तीसरा नीमच सोलर प्लांट, और इसके अलावा एक रतलाम में भी है, इसके अलावा एक रतलाम में भी बना बुनाया है ना, क्या नाम है उसका याद नहीं आ रहा है। तो आगर सोलर प्लांट इसकी 550 मेगावाट है, ये याद रखना है। शाजापुर सोलर प्लांट 450 मेगावाट है, ये इंपॉर्टेंट है। और नीमच का कितना है? 550 मेगावाट, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रस्तावित है, इनको याद रख लो किस जिले में क्या है। अब आगे चलते हैं अपन, अब देखिए पवन ऊर्जा को डिस्कस करते हैं, आगे डिस्कस करते हैं पवन ऊर्जा को। तो मध्य प्रदेश में कुल पवन चक्कियां कितनी है लगभग दोस्तों, कितनी है? 150 है। क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है मध्य प्रदेश में कुल कितनी पवन चक्कियां है, तो 150 है। सर्वाधिक पवन चक्कियों वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक पवन चक्कियों वाला जिला है देवास, याद रखना है। देवास का नाम है जगह का जमगोदरानी गांव में पाई जाती है सर्वाधिक पवन चक्की मध्य प्रदेश में। अगर पूछेगा मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक पवन चक्कियां हैं, तो देवास में है, याद रखना है। अब देवास से ही लगा हुआ इंदौर है, तो इंदौर में नहीं है, इंदौर लिखा हुआ है, देवास में। सर्वाधिक पवन चक्कियों से सिंचाई कहाँ होती है, तो इंदौर में होती है, याद रखना है। सर्वाधिक पवन चक्कियों से सिंचाई, जो कृषि के लिए सिंचाई है ना, टरबाइन के माध्यम से पानी ऊपर लाया जाता है ना, तो पंप के माध्यम से पानी ऊपर लाया जाता है, जैसे जैसे घूमती है वो मोटर पानी ऊपर लाता है ना, तो इंदौर में होती है। लेकिन सर्वाधिक पवन चक्कियों वाला देश पूछेगा तो नीदरलैंड है, सर्वाधिक पवन चक्कियों वाला देश है नीदरलैंड। और भारत में सर्वाधिक पवन चक्कियाँ तमिलनाडु राज्य में है, तमिलनाडु राज्य में है, ये याद रखना है बस। तो सर्वाधिक पवन चक्कियाँ कहाँ पर है? तमिलनाडु में है, याद रखना है, तमिलनाडु में। इसके अलावा जो पवनों की दिशा है वो किससे नापी जाती है? पवनों की दिशा यानी वायु का वेग एनीमोमीटर से नापा जाता है, एनीमोमीटर से नापा जाता है। एक पंखा, एक इसमें इस प्रकार के पंखे रहते हैं, इस प्रकार के पंखे रहते हैं, तो ये यहाँ पे जैसे ही हवा लगती है तो ये घूमता है और यहाँ पे नीचे मीटर लगा रहता है, उससे पता चलता है, इसी को बोलते हैं एनीमोमीटर। समझ में आ गया? सर्वाधिक पवन चक्की तमिलनाडु में, पवन चक्कियों का देश नीदरलैंड को कहा जाता है। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पवन चक्की देवास जिले के जमगोदरानी में है,
इंदौर ऑप्शन देगा, इंदौर नहीं देगा, देवास ऑप्शन नहीं देगा जब इंदौर लगाना है, लेकिन देवास देगा तो देवास लगाना है। अगला है वायु की सहायता से ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है, वायु की सहायता से भी ऊर्जा उत्पादन किया जा रहा है। पवन ऊर्जा उत्पादन में 2.5 मीटर प्रति सेकंड से लेके 25 मीटर प्रति सेकंड वायु की गति की आदर्शता पड़ती है, आदर्श पड़ती है ना, इतनी स्पीड चाहिए, इतने से इतनी स्पीड रहेगी जब ही अपन बिजली उत्पन्न कर पाएंगे। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम 1995 में देवास जिले के जमगोद रानी में स्थापित किया गया था। सर्वप्रथम पवन चक्की 1995 में देवास जिले के जमगोद रानी में स्थापित किया गया था, याद रखना है। जमगोद रानी प्रसिद्ध है क्यों? पवन चक्कियों के लिए, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। अगला है जमगोद रानी में 15 मेगावाट की, जमगोद रानी में 15 मेगावाट की कुल 64 पवन चक्कियाँ स्थापित है, कुल 64 पवन चक्कियाँ स्थापित है दोस्तों, याद रखना है। प्रमुख पवन ऊर्जा क्षेत्र देख लेते हैं। जमगोद रानी कहाँ पर है? देवास में। नागदा कहाँ आता है? उज्जैन में आता है दोस्तों। मामठ खेड़ा रतलाम में है, इंपॉर्टेंट है ना। और कुकड़ू खापा नाम की जगह है बैतुल में, जहाँ कॉफ़ी होती है और ये ऊर्जा भी उत्पादन हो रहा है। कुकड़ू खापा, ये चारों याद रखने का भी जगह का नाम देके पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं बायोमास की। देखो अब दोस्तों बायोमास ऊर्जा के बारे में डिस्कस करेंगे हम। बायोमास ऊर्जा क्या है? ऊर्जा उत्पादन की शब्दावली में बायोमास, बायोमास उन सभी जीवधारी पदार्थों को कहते हैं जो या तो जीवित है या कुछ ही समय पूर्व मरे हुए हैं। बायोमास मानव से ज्ञात सबसे पुराना ईंधन है। इसके अलावा यह सबसे अधिक विविधतापूर्ण भी है। वर्तमान समय में यह ऊष्मा और विद्युत उत्पादन का स्वच्छ और दक्ष स्रोत भी है, स्वच्छ और दक्ष स्रोत भी है दोस्तों। बायोमास ऊर्जा को अपशिष्ट पदार्थ, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उससे बनाया जाता है, जैसे कि कचरा हो गया, धान की भूसी, गन्ने की भूसी, इसके अलावा सरसों की जो डंठलें निकलती है सरसों को निकालने के बाद, उससे प्राप्त किया जाता है। समझ में आ गया बायोमास ऊर्जा क्या है? भारत का पहला बायोमास गांव कसाई गांव बैतूल है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, भारत का पहला बायोमास गांव कसाई गांव बैतूल में है, कसाई गांव बैतूल में है, याद रखना है। बायोमास ऊर्जा समझ में आ गई, इतना ही है बायोमास ऊर्जा से, है ना। बायोमास ऊर्जा जीवित जीवों तथा हाल ही में मरे हुए जीवित से प्राप्त किया बनाया जाता है, उसको बायोमास कहते हैं, है ना, जिसमें जीव से आशय पौधों से है, जीव से आशय पौधों से है। तो बायोमास ऊर्जा को अपशिष्ट पदार्थ से बनाया जाता है, इतना याद रखना है। बायोमास ऊर्जा देखो, एक बायोमास ऊर्जा का प्लांट जादूखेड़ा धार में भी है। यहाँ पे धान परेली और भूसी आधारित संयंत्र है दोस्तों, आ सकता है अपने को, है ना। तो बायोमास ऊर्जा का एक प्लांट जादूखेड़ा में भी है जो धान परेली और भूसी आधारित है। एक ग्वालियर और खंडवा में भी है, काटवा गांव में यह गन्ने की खोई के आधारित संयंत्र बनाया गया है। गन्ने की खोई से बनाया जाता है, यहाँ पे बिजली उत्पन्न की जाती है, यानी ऊर्जा उत्पन्न की जा रही है। इसके अलावा मुरैना में भी एक है जो सरसों के डंठल से बनाया जाता है, एक संयंत्र स्थापित है। तो कितने याद रखना है आपको? एक कसाई गाँव वाला याद रखना है। इसके अलावा एक जादूखेड़ा धार में है, ग्वालियर में भी एक है, खंडवा में भी एक है और मुरैना में भी एक है। समझ में आ गया, इतना ही है इससे। अब बात करते हैं बायोगैस से दोस्तों। बायोगैस क्या होता है? तो बायोगैस क्या होता है, समझे इस बात को। बायोगैस एक जैविक रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है। बायोगैस एक जैविक रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है, जिसमें कुछ प्रकार के बैक्टीरिया जैविक कचरों को उपयोगी बायोगैस में परिवर्तन कर देते हैं। जैविक कचरे को उपयोगी बायोगैस में परिवर्तन कर देते हैं। चूंकि उपयोगी गैस एक जैविक प्रक्रिया से उत्पन्न होती है, इसलिए इसे बायोगैस कहा जाता है। क्योंकि उपयोगी गैस एक जैविक प्रक्रिया से उत्पन्न होती है, इसलिए इसको बायोगैस कहा जाता है। मीथेन गैस बायोगैस की मुख्य घटक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, सॉरी। मीथेन गैस बायोगैस का मुख्य घटक है, याद रखना है। मीथेन गैस बायोगैस का मुख्य घटक है, इतना याद रखना है। अब देखिए, बायोगैस पशु के अपशिष्ट से बनता है। जो पशु के अवशिष्ट होते हैं दोस्तों, गोबर, मल, है ना, इन सब से बनता है। इसको वहाँ पे डाल दिया जाता है, एक गड्ढा टाइप का बना के उस पर डाल दिया जाता है, गड्ढे टाइप का बना के उसमें डाल दिया जाता है। तो उसमें जैविक रासायनिक प्रक्रिया होती है। वो जो जैविक रासायनिक प्रक्रिया होती है, उसमें कुछ बैक्टीरिया जैविक कचरे को उपयोगी बायोगैस में परिवर्तन कर देते हैं और वहाँ मीथेन गैस बन जाती है। और उस मीथेन गैस के माध्यम से भी हम, जैसे गाँव में आपने देखा होगा गोबर गैस बोलते हैं उसको, है कि नहीं। तो गोबर गैस, तो उससे आप आग भी जला सकते हैं, उसी से हम एनर्जी स्टोर या एनर्जी पैदा भी कर सकते हैं। समझ में आ गया। भदभदा पशुपालन केंद्र भोपाल में स्थित है। ये क्वेश्चन आ सकता है, भदभदा पशु केंद्र कहाँ पर है, ये इंपॉर्टेंट है। भदभदा पशुपालन केंद्र कहाँ पर है? भोपाल में है। इसके अलावा बैरासिया पशुपालन केंद्र, ये भी भोपाल जिले में स्थित है। दो है भोपाल में, एक भदभदा पशुपालन केंद्र और बैरासिया पशुपालन केंद्र, ये दोनों भोपाल में है। इसको याद रखना है। बायोगैस समझ में आ गया, है ना। मीथेन गैस प्रमुख घटक है। बात करते हैं अब बायोडीजल की। बायोडीजल क्या होता है? बायोडीजल किसे कहते हैं? तो बायोडीजल
पारंपरिक या जीवाश्म डीजल के स्थान पर वैकल्पिक ईंधन है दोस्तों। बायोडीजल पारंपरिक या जीवाश्म डीजल के स्थान पर एक वैकल्पिक ईंधन है। बायोगैस सीधे वनस्पति तेल, पशुओं के वसा तेल और खाना पकाने के अपशिष्ट तेल से उत्पन्न किया जा सकता है। इन तेलों को बायोडीजल में परिवर्तन करने के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया को ट्रांसस्टीरीकरण ये एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बनाया जाता है, जिसका नाम है ट्रांसस्टीरीकरण कहा जाता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से बायोडीजल तैयार किया जाता है दोस्तों। तो इसका मुख्य घटक है जेट्रोफा। क्वेश्चन आ सकता है जेट्रोफा से क्या बनाया जाता है? जेट्रोफा से बायोडीजल बनाया जाता है। जेट्रोफा की सहायता से 10 किलोवाट का संयंत्र बांसगढ़ी मंडला में स्थापित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, समझ में आ गया? ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जेट्रोफा वृक्ष के दूध से क्या बनाया जाता है? तो जेट्रोफा वृक्ष के दूध से बायोडीजल यानी जैव ईंधन के रूप में बनाया जाता है। जेट्रोफा क्या होता है? जेट्रोफा एक प्रजातीय वनस्पति का समूह है जिसमें डंडियां और पौधे शामिल होते हैं। ये भारत, अफ्रीका और कई जगह मिलते हैं, अपने भारत में भी है ये। उसकी झाड़ियों से ही बनाए जाते हैं, इतना याद रखना है। जेट्रोफा इंपॉर्टेंट है, बायोडीजल बनाने के काम आता है, पूछा जा सकता है अपने को। इसका संयंत्र कहां पर है? मंडला में है ना, मंडला में है, इतना याद रखना है। इसके अलावा समाचार पन्नों में कुछ बातें छपी थी तो उसको देख लेते हैं। बायोमिथेनाइजेशन प्लांट, एक प्लांट बनाया गया जिसका नाम है बायोमिथेनाइजेशन प्लांट। बायो माइनिंग प्लांट भी बोलते हैं, एक प्रक्रिया है दोस्तों। इसके द्वारा कचरा, अपशिष्ट जैव जीवों या प्राकृतिक तत्वों से हवा और सूरज की रोशनी के साथ साथ हीट और कुछ किया जाता है, और करने के साथ साथ एनर्जी स्टोर की जाती है। तो एक प्लांट है। इंदौर के देवगुराडिया में एशिया का सबसे बड़ा बायोमिथेनाइजेशन प्लांट शुरू किया गया। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, समाचार पन्नों में, करंट अफेयर में मिलेगा आपको ये। तो ये क्या बोल रहा है यहाँ पे? बायोमिथेनाइजेशन प्लांट कहाँ पे? इंदौर जिले के देवगुराडिया में एशिया का सबसे बड़ा बायोमिथेनाइजेशन प्लांट शुरू किया गया है। यह प्लांट प्रतिदिन 10,000 बायो CNG का उत्पादन कर रहा है। CNG का उत्पादन कर रहा है। CNG इंपॉर्टेंट है दोस्तों। CNG इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली ज्वलनशील गैस को अत्यधिक दबाव के अंदर रखने से बने तरल को कहा जाता है, तरल से बनाई जाती है। ये प्रदूषण बिल्कुल नहीं फैलाती, याद रखना है, प्रदूषण नहीं फैलाती। आजकल इसी का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जा रहा है। जैसे दिल्ली के ऑटो चल रहे हैं और बहुत सारे देशों, अपने देश में बहुत जगह ये प्रदूषण नहीं निकलता इससे ज़्यादा। तो ये काफ़ी अच्छा विकल्प है प्रदूषण को रोकने का। तो CNG गैस प्लांट, इसी को बोलेंगे बायोमिथेनाइजेशन प्लांट। इसे CNG गैस बनाते हैं और सिलेंडर में भरते हैं और उससे एनर्जी भी बना रहे हैं, एनर्जी ऊर्जा का उत्पादन भी किया जा रहा है, और गाड़ियां चलाने, सब बहुत सारी चीज़ों में काम आ रहा है दोस्तों। समझ में आ गया? CNG इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। CNG का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि नहीं? और CNG से रिलेटेड क्या क्या पूछा जा सकता है? कच्चे तेल का यानी, और CNG को वाहनों के ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा CNG का इस्तेमाल बिजली उत्पादन और घरों में खाना पकाने के लिए भी किया जा सकता है। CNG की खोज 1626 में अमेरिका के वैज्ञानिक विलियम हार्ट ने की थी दोस्तों। इसका CNG का पूरा नाम इंपॉर्टेंट है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। खत्म, इतना ही है यहाँ से। ये इसको याद रखना है, मंडला में बन रहा है ना? नहीं सॉरी, मंडला में नहीं, इंदौर में बन रहा है, इसको समझ लेना एक बार। अगला और देखते हैं इधर क्या क्या लिखा हुआ है। समाचार पन्नों में बजट के बारे में बताया गया। 2022-23 में ऊर्जा के क्षेत्र में बजट का क्या रोल काल रहा है? तो ऊर्जा क्षेत्र के लिए 2022-23 के बजट में 23,255 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 23,255 करोड़ का प्रावधान किया गया है, इसको याद रखना है। मध्य प्रदेश में बिजली की उपलब्धता 21,551 मेगावाट है। तो बिजली की उपलब्धता कितनी है मध्य प्रदेश में? तो मध्य प्रदेश में बिजली की उपलब्धता 21,551 मेगावाट है। आगर, शाजापुर और नीमच में 1500 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना का प्रारंभ हो चुका है दोस्तों। आगर में भी है ना, क्योंकि देखो यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है तो यहाँ पे सूर्य की किरण मिलती है एक नंबर इनको, इसलिए यहीं बनाते हैं ज़्यादातर। तो आगर हो गया, शाजापुर, नीमच में 1500 मेगावाट का सौर ऊर्जा परियोजना का प्रारंभ किया गया है, इतना याद रखना है। सांची बनेगा दोस्तों, सांची शहर को बनाया जाएगा मध्य प्रदेश का प्रथम सोलर सिटी। मध्य प्रदेश का प्रथम सोलर सिटी के रूप में बनाया जाने वाला है। मध्य प्रदेश का प्रथम सोलर सिटी और भारत का प्रथम सोलर सिटी कौन सा था? सोलर सिटी कौन सा था? तो कोणार्क।
कोणार्क, उड़ीसा का कोणार्क को बनाया गया था भारत का पहला सोलर सिटी। दूसरा अपने यहाँ मध्य प्रदेश में सांची को बनाया गया, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद और समाचार पन्नों में कुछ छपा है, उसको देख लेते हैं। देखिए, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में लगाया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ये अपन ने पढ़ चुके हैं, बायोमास के टाइम पे पढ़े थे ना, खंडवा में लगाया जाएगा करके। बायोमास के टाइम पे बायोमास है ना, बायोमास नहीं पढ़े थे क्या? नहीं पढ़े थे, हाँ। तो खंडवा में लगाया जाएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट संयंत्र की बात है, ये हाइड्रोजन प्लांट या संयंत्र की बात है। ये हाइड्रोजन वाला है दोस्तों, याद रखना है, हाइड्रोजन वाला है ना। ये हाइड्रोजन संयंत्र खंडवा जिले में लगाया जाएगा। करंट अफेयर की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। 24 करोड़ की लागत से कौन सी कंपनी लगा रही है ये? 24 करोड़ की लागत से वोटोमो एनर्जी लिमिटेड और बीजल ग्रीन एनर्जी ने के संयुक्त उद्यम से लगाया जाएगा। तो कंपनी का नाम है, कंपनी का नाम याद रखना, इसके सहयोग से ये बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र खंडवा जिले में लगाया जाएगा। आ गया समझ में? इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है दोस्तों। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। इसमें क्या हमने डिस्कस किया? मध्य प्रदेश में ऊर्जा संसाधन, चैप्टर नंबर 19 कंप्लीट होता है। वीडियो को थोड़ा स्पीड बढ़ा के देखें, देखने में भी अच्छा लगेगा और आपका टाइम भी बचेगा। उसके बाद पढ़ना तो आपको है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, 20 नंबर का चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा था। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। व्यूज बिल्कुल नहीं आ रहे दोस्तों, थोड़ा बहुत शेयर भी कर दिया करें। धन्यवाद।